हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे आपके करंट अफेयर्स की सीरीज जो हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें आज ये आखिरी क्लास होगी क्योंकि हम लोगों ने जो टोटल 800 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज को शुरू किया था, जिसमें 550 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिए थे लगभग 11-12 लेक्चर में, और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पोस्ट की थी। साथ ही साथ नए जो आपके जून 2025 से लेकर जून, जुलाई, अगस्त और कुछ सितंबर को मान लेते 10-12 सितंबर तक, तो लगभग ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मंथ होते हैं आपके यूपी पीसीएस के लिए, ये भी मैं सीरीज करा रहा हूं, जिसमें आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि इसमें लगभग 388 क्वेश्चन है। पीडीएफ इसके भी टेलीग्राम पे पोस्ट हो चुकी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो बिगनर है या जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो वो प्लीज जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में पहले हमारे सर्च करें। आई दृष्टि करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट होगी 4थे नंबर की, उसमें जाके आपको सारी ये क्लासेस मिल जाएंगी। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 320 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया था, जहां पे हाइड्रोजन प्लांट की बात हो रही थी कि यूपी में जो कहाँ खोला गया, गोरखपुर में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 321 से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि संविधान संशोधन विधेयक जो कौन सा 130वां यानी कि 130 विधेयक जो 2025 क्या प्रस्तावित है, अर्थात इसमें क्या बात की जा रही है, तो 30 दिन की हिरासत के बाद मंत्रियों का स्वतः हटाया जाना, जो बहुत चर्चा में था। मुख्य रूप से इसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी लोगों को शामिल किया गया था। काफी इस पर डिबेट भी हुई थी, तो इसी से संबंधित है ये। 20 अगस्त 2025 को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधान संशोधन विधेयक जो 130वें नंबर पे था, इसको लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक स्वतः हटाए जाने की अनुमति देता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को, यदि वे न्यूनतम 5 वर्ष की सजा वाले आरोपों में लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में हैं, यहां तक कि दोष सिद्धि के बिना भी अगर हैं, तो भी जो है कि उन्हें हटा दिया जाएगा। अब डिबेट किस बात पे हो रहा था? डिबेट इस बात पे नहीं हो रहा था कि आप किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को या अन्य मंत्रियों को जेल में डालने तो गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो या कोई भी अन्य मंत्री, अगर वो आरोपी है तो उसे जेल में होना होगा, और जेल में अगर वो जाता है तो वो समाज के लिए एक तरीके से सही मैसेज नहीं दे रहा है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दो। असली मुद्दा यहाँ पे था कि ये वाली दो सिद्धि के बिना, भले चाहे हमारी न्यायपालिका कितनी ही बेहतर क्यों ना हो, लेकिन हमारी न्यायपालिका में क्या इतना बर्डन है कि इतनी जल्दी दो सिद्धि प्रूफ हो जाना, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। और ऐसे में जो है कि हम किसी भी अच्छे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी पद से हटा सकते हैं। तो ये एक मिसयूज था, इसी को लेकर डिबेट हो रहा था। अगर हम इस विधेयक में जो संवैधानिक संशोधन किए जा रहे हैं, जैसे आर्टिकल 75 में कि मंत्रियों को हिरासत के 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा या स्वतः हटा दिए जाएंगे। आर्टिकल 164 में राज्य मंत्री परिषद में कह रहा है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों के लिए समान नियम लागू होंगे। आर्टिकल 239 ए दिल्ली की कार्यपालिका यानी दिल्ली के मंत्रियों और मुख्यमंत्री पर भी यह नियम लागू होता है। तो देखा जाए तो संघ पर भी लागू हो रहा है और राज्य पर भी लागू हो रहा है, यूनियन टेरिटरीज पे भी लागू हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं पर भी स्थानीय स्वशासन की बात नहीं की गई है, क्योंकि उसमें मंत्री के संबंध में कोई बात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और नशा मुक्त समाज बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सवेरा इन्होंने शुरू किया था। यह अभियान सहारनपुर रेंज के 3 जिलों में अवैध नशीले पदार्थों के निर्माता, बिचौलियों और आपूर्तिकर्ता विक्रेताओं पर केंद्रित है, और पुलिस नशीली दवाओं के व्यापार के अग्रिम और पश्चवर्ती दोनों संपर्कों को लक्षित करते हुए तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करेगी। अर्थात सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा शुरू किया गया। आगे बात करते हैं, शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में अपने साथ मेथी और मूंग दाल के बीज लेकर गए थे, जिन्हें अंतरिक्ष में बोकर अंकुरित करने के प्रयोग का नेतृत्व किन 2 कृषि वैज्ञानिकों ने किया था? तो रवि कुमार होसामानी और सुधीर सिद्धपुरेड्डी, ये इंडिया की तरफ से, और इन्होंने जो है कि बीज दिए थे, एक मूंग दाल का और एक मेथी दाने का। तो इन दोनों के ऊपर रिसर्च करने के लिए भेजा था। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक किसान बन गए हैं अंतिम चरण में, क्योंकि उन्होंने पेट्री डिश में अंकुरित हो रहे मूंग और मेथी के बीजों की तस्वीरें ली और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के भंडारण फ्रीजर में रख दिया। यह अध्ययन इस बात पर आधारित था कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी कि माइक्रो ग्रेविटी के दौरान अंकुरण और पौधों के प्रारंभिक विकास कैसे प्रभावित होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में कैसे प्रभावित होते हैं, दोनों की स्टडी करनी थी। यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि इनके साथ जो 3 अलग अलग यात्री गए थे, जो एक आपके पोलैंड के थे, हंगरी के थे और यूएसए के थे, उनके नाम जरा कमेंट करिएगा, ठीक है। और चलिए अगले प्रश्न पे, प्रधानमंत्री ने 79 यानी 79वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की, और इस मिशन का उद्देश्य दुश्मन की सैन्य घुसपैठ को निष्क्रिय करने और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मिशन दुश्मन सुदर्शन चक्र है,
वैसे तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम लोग S-400 कहते हैं, जो हमने रूस से लिया था, उसका नाम भी सुदर्शन चक्र है। मिशन सुदर्शन चक्र एक व्यापक बहुस्तरीय और नेटवर्क आधारित वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य दुश्मन के विमानों, मिसाइलों, ड्रोन जैसे हवाई खतरों का समय रहते पता लगाना, ट्रैक करना और उन्हें निष्क्रिय करना है, जिसमें एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल दोनों ही शामिल है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व साइबर तकनीकों से खतरे को भ्रमित या निष्क्रिय करना, ये सॉफ्ट स्किल हो गई, और मिसाइलों और लेजर्स और अन्य हथियारों से खतरे को भौतिक रूप से नष्ट कर देना, ये हार्ड किल हो गई। तो इसको हार्ड किल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। इस परियोजना का उद्देश्य है कि एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स से सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं और ब्लैक स्पॉट कौन कौन से जहां पे ज्यादातर दुर्घटनाएं हो रही हैं, वाहन ड्राइवर रिकॉर्ड इत्यादि का विश्लेषण किया जाएगा। पायलट परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आईटीआई लिमिटेड द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म एम लॉजिका के सहयोग से निःशुल्क क्रियान्वित किया जाएगा। तो इसमें यह भी देखा जाएगा कि आखिर कहाँ-कहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, किन वजहों से जो है कि बरसात के दौरान सड़कें खराब हो जाती हैं, या फिर वाहन कौन से ऐसे हैं जो हैवी वाहन है, लाइट वाहन है जो गलत ड्राइविंग करते हैं, ये सारी चीजें इसमें ऑब्जर्व की जाएंगी। नेक्स्ट है आपका 28 से 29 जुलाई 2025 को डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण उड़ान किए और इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश के नागालंका में किया गया। तो भैया पहला तो केवल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि नागालंका जैसा कोई जो है कि हमारा प्रक्षेपण या जो प्लांट है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम ओडिशा के तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल की 2 लगातार सफल परीक्षण उड़ाने की, जो कि डीआरडीओ ने की। प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्ररोधक वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय एक कम दूरी की सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम तक है और इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच में स्थित है। ये हमारी एक स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे बात करते हैं 7 से 9 अगस्त 2025 को एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ, रांची, भोपाल, नई दिल्ली। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर ध्यान देना, एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और ये आपका नई दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। आइए इस सम्मेलन के थीम की बात करें तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में भारत सरकार द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि जो एमएस स्वामीनाथन जो खाद्य का जो पुरस्कार मिलता है, जो पहला पुरस्कार किसको मिला है, ये बताइएगा। अब बात करते हैं यूआईडीएआई ने आधार प्रमाणीकरण के लिए किस वैश्विक उपग्रह संचार कंपनी को शामिल किया है? तो स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राधिकरण लिमिटेड को, इसको जो है कि इसने शामिल कर लिया है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 के बारे में, इसे मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बंगलुरु ने वैश्विक रैंकिंग में 26वां स्थान हासिल किया, जो कि भारत में पहला हो गया। सिंगापुर ने दुनिया के अग्रणी एआई शहर के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। देखो अब क्या हो रहा है कि एआई की सोसाइटी चल रही है, यानी कि एआई पे जो है कि सभी कंट्रीज फोकस कर रही हैं, तो उसी को ध्यान में रख के क्या किया गया है कि एक ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स जारी किया गया। तो बंगलुरु हमारा जो है कि पहले नंबर पे भारत में, ओवरऑल में 26 नंबर पे है। सिंगापुर दुनिया में पहले नंबर पर है और इसको मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंगापुर के बाद सियोल आता है दक्षिण कोरिया का, फिर बीजिंग आता है, दुबई है, सैन फ्रांसिस्को, ये क्रम वाइज है, यानी कि नंबर 1 पे सिंगापुर, दूसरे पे सियोल, तीसरे पर बीजिंग और 4th पे दुबई एंड 5 पे सैन फ्रांसिस्को हो गए। ठीक है, अब आगे आते हैं। सतनावरी गांव को देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज के रूप में विकसित करने हेतु किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना स्वीकृत की? स्मार्ट इंटेलिजेंस, नॉट एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है मेरे भाई, स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र में गांव है सतनावरी गांव। महाराष्ट्र के नागपुर जिले का सतनावरी गांव आज डिजिटल युग में ग्रामीण भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। फिर आगे देखते हैं FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 के बारे में बात करेंगे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर FIDE महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। बिल्कुल सही है, याद होगा मैंने आपको बताया भी था, और ये शायद 87वीं भारत की ग्रैंड मास्टर हैं जो फीमेल्स में चौथी फीमेल बनेंगी। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि फाइनल में भी दोनों भारतीय ही खेल रहे थे, चाहे इधर पासा गिरता चाहे उधर, जीतना भारत को ही था। नेक्स्ट है
इस जीत के साथ वो भारत की 98वीं ग्रैंड मास्टर और तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो तीसरी नहीं थी दोस्तों, चौथी थी, और 98 नहीं थी, आई थिंक 87 थी। देखते हैं व्याख्या में क्या मिलता है। हालांकि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद आ रहा है, ये मैंने स्पोर्ट्स में आप लोगों को पढ़ाया था कि ग्रैंड मास्टर के रूप में। अब यहाँ पे देखो पहला सही है, ठीक है। क्यों पहला सही है? देखो, दिव्या देशमुख महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली महिला भारतीय बन गई। इसी के साथ वो 88, मैं 87 कर रहा था ना, 88वीं ग्रैंड मास्टर और चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी थी ऑलरेडी, और अन्य भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर में द्रोणवल्ली हरिका और आर वैशाली, ये 3 हो गई। चौथे में आपकी दिव्या देशमुख है। नेक्स्ट है आपका, किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया है? तो जनजातीय मामलों का ये मंत्रालय है। हालांकि ये जो पर्व है, एक तरीके से जो आदि सेवा पर्व भी इसके द्वारा शुरू किया गया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा 19 अगस्त 2025 को शुरू किया गया, जिसमें जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू की गई। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम कहा जा रहा है, जिसमें 1 लाख जनजातीय प्रधान गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्व संगठनकर्ताओं को संगठित करना है। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम बहुविषयक विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? यानी जो निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सक्षम बहुविषयक विश्वविद्यालय का उद्घाटन उन्नाव उत्तर प्रदेश है, या फिर मुंबई महाराष्ट्र है, या बीजापुर, या कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्नाव वाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्नाव में भारत के पहले निजी एआई संवर्धित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करके उच्च शिक्षा में एक अग्रणी कदम उठाया। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का कॉम्प्लेक्स जो है कि एक उन्नाव में भी ओपन किया गया। हालांकि और भी कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जो यूपी में खोले जा रहे हैं, जैसे देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो रहा है, और एक खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन भी है। आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि जो खेल यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो कहाँ बनाई जा रही है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद रखा गया है। मैंने पढ़ाया आप लोगों को, हिंट देता हूँ, तो वेस्ट पश्चिम यानी कि जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पर है। आगे देखते हैं, केरल स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस केएसएफई भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी बन गई, जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार कर लिया है। तो ये एक पहली जो है कि एनबीएफसी जिसने इतना बड़ा अमाउंट पार किया है, और केएसएफई ने सिर्फ 4 वर्षों में अपने कारोबार को 50,000 करोड़ से दोगुना करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। एनबीएफसी की अगर खासियत होती है कि वो मांग जमा स्वीकार नहीं करती है, वो चेक भी जारी नहीं करती, बल्कि जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको जो है कि लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना व्यापार कर सकें। आगे बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको इन स्पेस ने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी वाणिज्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल बनाने के लिए किस कंसोर्टियम का चयन किया है? तो भैया ये पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं, तो इस किस कंसोर्टियम का चयन किया है? तो यहाँ पर आप देखोगे पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम का। आगे बात करते हैं यहाँ पे 7 अगस्त 2025 को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई से सार्वभौमिक बैंक यानी यूनिवर्सल बैंक का दर्जा प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा इसका हल्का सा पर्पल कलर का जो है कि लोगो होता है एयू बैंक के नाम से, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस तरह की मंजूरी पाने वाला भारत का दूसरा लघु वित्त बैंक हो गया है। तो नहीं मेरे भाई, ये पहला बैंक है जिसको सार्वभौमिक बैंक यानी यूनिवर्सल बैंक के रूप में इसको दर्जा मिला। अब ये कंप्लीटली जो है कि जैसे एसबीआई पीएनबी काम करते हैं, क्योंकि स्मॉल बैंक तो है नहीं, ये बड़े बैंक है, तो इस तरीके से ये भी अपनी जो है कि प्रोग्राम्स को ऑपरेट कर सकेगा। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे व्याख्या अगर आप पढ़ते हो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस तरह की मंजूरी पाने वाला भारत का पहला लघु वित्त बैंक हो गया है। और अगर हम देखते हैं कि लघु वित्त बैंक मुख्यतः वंचित और कमजोर वर्गों को सीमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। यूनिवर्सल बैंक को व्यापक बैंकिंग सेवाओं की अनुमति होती है, जैसे कॉर्पोरेट ऋण, वेल्थ मैनेजमेंट, विदेशी मुद्रा लेन देन और डिजिटल बैंकिंग। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम को नॉलेज सिटी के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लखनऊ नगर निगम।
तो ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए जो है कि काफ़ी गर्व की बात है कि भाई हमें आसियान कंट्री ने एक हमारे स्टेट को, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में एक सिटी को जो है कि एक एज ए चीफ गेस्ट, एक रोल मॉडल के रूप में इनवाइट किया। 10 से 16 अगस्त 2025 को लखनऊ नगर निगम को कुआलालंपुर में आयोजित आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम में नॉलेज सिटी के रूप में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया। भारत का कौन सा राज्य किशोर न्याय यानी जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों और अनुवादकों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य हो गया? तो पंजाब हो गया। क्योंकि कई बार होता है जो जुवेनाइल जस्टिस होता है ना, वहां पे जो है कि जो मूक बधिर होते हैं बच्चे, उनके केस को सुनने के लिए कोई इस तरीके का सांकेतिक भाषा की समझ रखने वाला कोई जज नहीं होता है। तो यहाँ पे इनको भी शामिल किया गया, पहली बार ऐसा है, अच्छा है ये। क्योंकि इसका उद्देश्य सुनने और बोलने में जो अक्षम बच्चे होते हैं, यानी कि जो मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इनको भी न्याय तक बेहतर पहुंच दिला सके। और यह पहल पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुरूप है। नेक्स्ट है 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। बिल्कुल मैंने पढ़ाया था ना, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा में है। इसमें 2 प्रोजेक्ट ओडिशा के भुवनेश्वर में, जबकि एक प्रोजेक्ट पंजाब और आंध्र प्रदेश में। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। टोटल भारत में 10 सेमीकंडक्टर प्लांट हो चुके हैं। 6 नंबर का जो था वो यूपी के जेवर एयरपोर्ट के आसपास लग रहा था, जो फॉक्सकॉन कंपनी थी ताइवान की, और इंडिया की एचसीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। याद आ रहा है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। इस नई मंजूरी के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर 6 राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की संख्या 10 हो गई है। वैसे सेमीकंडक्टर जो मिशन है वो 2021 में शुरू किया गया था, लगभग 76,000 करोड़ रुपए की धनराशि से शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं, भारत का पहला शहर कौन बना जहां रेलवे ट्रैक के बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल लगाया जा रहा है? तो भैया ये वाराणसी में अभी ये ट्रायल किया जा रहा है। जैसे जो पटरियां बिछी हुई हैं, इनके बीच में क्या है, सोलर पैनल लगे रहेंगे। और इससे क्या है कि भाई पटरी तो बहुत लंबी होती है, आराम से जो है कि आप इसको दिखा सकते हो, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आराम से सोलर पैनल लगा रहेंगे, बिजली जो है कि कंज्यूम होगी। अब दूसरी बात आ रही है कि सर इस पे जो है कि धूल गर्द कितनी होगी, तो इसको कैसे सही किया है? तो इंजन जो ट्रेन का आएगा, तो उसके आगे क्या है, एक वाटर का वो लगा हुआ है, पाइप टाइप का, वो क्या करेगा, चलता जाएगा और सोलर को धुलता जाएगा, यानी उसकी धूल हटाते जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है जन जागरूकता को लेके, क्योंकि पता चले कि जो भी पटरियों पे बिछाया जा रहा है उसके आसपास के जो गांव के लोग होंगे, पता चला वो सोलर पैनल को उखाड़ के लेगा और घर लगा लिया, क्योंकि इसकी तो कोई निगरानी करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत लंबे ट्रैक होते हैं हमारे इंडिया में, तो बहुत लंबी रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तो कहां तक बिछाओगे, क्या करोगे, इन सब चीजों को थोड़ा सा और ध्यान रखा जाए तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि भाई रेलवे ट्रैक आपका सार्वजनिक है, वहां पे लगाइए, आराम से आप कर सकते हैं। एटलीस्ट सभी रेलवे स्टेशन पे आप बिजली का जो जरूरत है, मांग है, उसको पूरा कर सकते हैं सोलर पैनल से। तो ये वाराणसी में शुरू किया गया है। यहाँ देखो कि 70 मीटर लंबे ट्रैक पर कुल 28 पैनल लगाए गए अभी, जिनकी कुल क्षमता 15 किलोवाट है। और पैनलों में रबर माउंटिंग पैड और एसएस एलन बोल्ट का उपयोग किया गया, ताकि ट्रेन गुजरने से उत्पन्न कंपन को कम भी किया जा सके। बढ़िया है, अच्छा इनिशिएटिव है। दीनदयाल स्पर्श योजना के संदर्भ में कौन से कथन सही है? आइए देखते हैं इसके बारे में। अगस्त 2025 में डाक विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा की। ठीक है, क्योंकि डाक विभाग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और इस योजना के तहत कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, यह भी सही है। चयनित विद्यार्थियों को 1500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी, तो नहीं, 500 रुपए प्रति माह मिलेगी। तो पहला और दूसरा ही सही होगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें चयनित विद्यार्थियों को केवल 500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसकी शुरुआत डाक विभाग ने वर्ष 2017-18 में स्कूली छात्रों के बीच फिलैटली यानी कि डाक टिकट अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की गई, क्योंकि आज के समय में आप देखोगे तो मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो जा रही है, ठीक है। कोई भी चीज जो है कि बची नहीं, कि पोस्ट ऑफिस बहुत रेयर होता है। जैसे अगर आप जब मेंस का फॉर्म भरते हैं यूपीपीसीएस में, तो प्रीलिम्स का तो आप ऑनलाइन सब कुछ कर लेते हो, वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको आयोग को भेजना नहीं होता है। लेकिन जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो मेंस का जब फॉर्म भरेंगे, तो उस फॉर्म को भर के एक निश्चित समय में आपको आयोग को पोस्ट करना होता है, या फिर आप जाके वहां पे काउंटर पे जमा करोगे, तब जाके स्पीड पोस्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज तो हमारी जो स्टडी होती है उसमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम पोस्ट ऑफिस जाए, सारी चीज ऑनलाइन हो जाती है। तो ऐसे में जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी पता रहना चाहिए कि हमारे यहाँ डाक व्यवस्था भी चलती है। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, ये स्पर्श की फुल फॉर्म होगी। आगे देखते हैं, 2 अगस्त 2025 को किस नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग पर माल परिवहन का परिचालन पुनः प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा कोपिली नदी। कोपिली नदी किसकी सहायक है, याद होगा आपको, तो बताइए जरा कमेंट करके।
इस अवसर पर मालवाहक पोत एमवी वीवी गिरी ने 300 मीट्रिक टन सीमेंट लेकर चंद्रपुर कामरूप से हाट सिंगमेरी दक्षिणी सालमारा तक यात्रा की थी। वर्तमान में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हमारे यहाँ अधिसूचित है। वैसे मैं बता दूं कि ये ब्रह्मपुत्रा की जो है कि सहायक नदी बनेगी, ठीक है, कोपिली। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है नेशनल वाटरवेज 1, जिसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है और ये हल्दिया से इलाहाबाद या इलाहाबाद से हल्दिया कह सकते हो। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है NH69 है, जो कि केवल 5 किलोमीटर का है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित जलालाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो परशुरामपुरी कर दिया गया है, परशुरामपुरी। आगे देखते हैं, एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई पर पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को बंद करने की घोषणा कर दी है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य है कि बैंक शुल्क को कम करना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है डिजिटल लेन देन को और सुरक्षित बनाना है और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना है, क्योंकि धोखेबाज इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करते थे। पीयर टू पीयर में क्या होता है ना कि जैसे ऑनलाइन जो है कि आप ट्रांजेक्शन करते समय जो है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो इसमें ऑनलाइन जो है कि रिक्वेस्ट भेजी जाती है। उसमें क्या होता है, मल्टीपल लोगों का जो डेटा होता है वो ब्रीच करने का मौका मिल जाता है हैकर्स को। इस वजह से इसको रोका जा रहा है, ठीक है। इन एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं हो पाता इसमें। चलो आगे देखें हम लोग। अच्छा, एनपीसीआई की बात कर लेते तो नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया होता है और स्थापना 2008 में हुआ, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 3 भाषा फॉर्मूले और यूजी कला और विज्ञान के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को अस्वीकार करते हुए अपनी खुद की राज्य शिक्षा नीति को शुरू किया? तमिलनाडु को। याद होगा मैंने पढ़ाया था कि तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच में क्या था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर त्रिभाषा फॉर्मूले पर डिबेट हो रही थी, एक विवाद भी उत्पन्न हुआ था, ठीक है। इसे जो है कि तमिलनाडु के जो सीएम थे उन्होंने जो है कि एक आतंक करके वर्ड यूज किया था कि मतलब ये तो हमारे ऊपर ब्लैकमेल है, भाषाई ब्लैकमेल है, ठीक। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया था कि भैया किसी भी राज्य के ऊपर ये कंपलसरी नहीं है कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बाध्यकारी रूप से लागू करे। ऐसा इसलिए था कि पीएम श्री जो स्कूल्स है ना, उसकी जो धनराशि थी वो रिलीज नहीं की जा रही थी गृह मंत्रालय के द्वारा कि भैया हम तमिलनाडु को तब तक नहीं देंगे जब तक वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे। तो ये बाउंडिंग की जा रही थी, तो इसी चीज के ऊपर विवाद हुआ था। तो तमिलनाडु ने अपनी द्विभाषा प्रणाली को जारी रखेगा, जिसमें कक्षा 10 तक सभी छात्र, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, वो तमिल पढ़ेंगे। और एनईपी के त्रिभाषा फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। आगे बात करते हैं वीर परिवार सहायता योजना 2025 के बारे में। इसकी शुरुआत 26 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण सेवा नालसा ने शुरू की। अच्छा, नालसा के जो इस समय चीफ हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, सूर्यकांत है, ठीक है, सूर्यकांत है। इस योजना का उद्देश्य सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सलाह और समर्थन प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के अंतर्गत विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। तो कुल मिला के नालसा के द्वारा सहयोग जो प्रदान करने के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है। यह योजना न केवल सैनिकों के लिए बल्कि अर्धसैनिक बल भी जो शामिल होते हैं उनके भी परिवारों के लिए है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पे उद्घाटित किया गया, तो NIAB हैदराबाद में। ये क्या है, तो नेशनल, अगर आप देखोगे, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है, वहां पर देश के पहले अति आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व 2025 में नमक पानी मगरमच्छों की अनुमानित आबादी कितनी पाई जा रही है, तो 2220 से लेकर 242 तक के आसपास, और ये पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 349 है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित लाल किले से अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इसकी घोषणा की थी। यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है और इस योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का समर्थन प्रदान करना।
तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स ही जरा इसको ध्यान देना मेरे भाई कि अगले 2 वर्षों में ही 3.5 करोड़ रोजगार की बात की गई है, पहली बात। दूसरा, श्रम रोजगार मंत्रालय इसको ऑपरेट करेगा, दूसरी बात। और तीसरा, 15 अगस्त 2025 को इन्होंने इसकी घोषणा की थी। तीनों बातें सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर पहली बार जो नौकरी करने वाले कर्मचारी को सहायता मिलेगी और ईपीएफओ में जो पंजीकृत होंगे उनको 1 लाख तक का वेतन जो है कि मिल सकता है महीने का, और प्रोत्साहन के तौर पर 1 महीने के ईपीएफ वेतन के आधार पर 2 किस्तों में 15,000 रुपए भी दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं, 11 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत की? अब ये अम्मा सम्मान जो है कि साउथ इंडिया का ही होगा मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पर आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। नारी अदालत का मूल उद्देश्य है महिलाओं को स्थानीय विवादों को सुलझाने का अधिकार और जिम्मेदारी देना। नेक्स्ट है आपका सेतुबंध स्कॉलर योजना, इसके बारे में। तो यह योजना गुरुकुल से शिक्षित छात्रों को आईआईटी जैसे संस्थानों में शोध का अवसर देती है। या श्रेणी 1 के छात्रों को 40,000 रुपए के मासिक फेलोशिप और 2 लाख रुपए के वार्षिक अनुसंधान अनुदान दिया जाएगा। तो ये बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सेतुबंध स्कॉलर योजना। अगर हम इसकी बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरुकुल से पढ़े विद्यार्थियों के लिए सेतुबंध स्कॉलर योजना शुरू की जा रही है। किसी गुरुकुल में न्यूनतम 5 वर्षों का उसने कठोर अध्ययन किया हो और आवेदक की आयु 32 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, यही इसकी पात्रता भी रहेगी। नेक्स्ट है मातृवन पहल, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखो, मातृवन को गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के किनारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में 750 एकड़ में शुरू किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुरू किया और यह एक थीम आधारित ग्रामीण वन आवरण परियोजना है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं इसको कि मातृवन पहल की शुरुआत 2 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में हरियाणा वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव 2025 के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव और यहाँ पे केंद्रीय आवास शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई थी। ये एक शहरी वन आवरण परियोजना है, मतलब कि शहर में जो है कि वनों की वृद्धि की जाएगी, थोड़े बहुत पेड़ लगा के जो है कि शहरी वातावरण को प्रभावित करते हुए जो है कि सकारात्मक किया जाएगा। तो ये इससे संबंधित है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जो पूर्वी लद्दाख के स्योक गांव में प्रस्तावित वनस्पति उद्यान परियोजना से संबंधित है? यह परियोजना 10 हेक्टेयर बंजर सामुदायिक भूमि पर विकसित की जा रही है, बिल्कुल सही है। और लेह हिल काउंसिल ने अब तक इस परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है, तो नहीं मेरे भाई, 1 करोड़ रुपए केवल अभी तक दिया था। और इस उद्यान में खुबानी, सेब, औषधि पौधों और पर्वतीय उच्च भूमि के पौधों का प्रदर्शन होगा और यह प्रस्तावित उद्यान केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान होगा, बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जैसे लद्दाख हो गया, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के एरिया है या पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे कई सारी जो भूमि होती है वो पहाड़ी होती है, पर्वतीय होती है, जिसमें पथरीली जमीन होती है, तो उपजाऊ नहीं होती। तो उसको क्यों ना हम एक वानस्पतिक उद्यान बना दे, छोटे छोटे जो है कि वहाँ पे बागवानी के पौधे लगाएं, वहाँ पे छोटे छोटे जो है कि कुछ ऐसे फसल लगाएं जिससे फल वगैरह मिले, तो ये कन्वर्ट हो सकता है और इसका प्रयोग भी किया जा सकता है, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, राजस्व में वृद्धि होगी। तो इस तरीके की योजना को शुरू किया गया है। तो बी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल 1 करोड़ रुपए की बात हुई है। जुलाई 2025 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नोएडा में किया गया। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। IIMUN भारत में युवाओं द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका उद्देश्य है भारतीय तरीके से दुनिया को करीब लाना। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, संस्थापक ऋषभ शाह थे। आगे देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्रेष्ठ की शुरुआत की। श्रेष्ठ का मतलब होता है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स की बात हो रही है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औषधि नियामक प्रणाली की गुणवत्ता, पारदर्शिता, दक्षता मापने और सुधारने की पहली राष्ट्रीय पहल है। तो यहाँ पर मेरे भाई दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम, हाल ही में किस मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो ये कपड़ा मंत्रालय ने की है। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पे भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स नामक एक नई मोबाइल रिटेल पहल विशिष्ट हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन किया। वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय से सांसद है बिहार से, ने जनपद दिल्ली में स्थित हैंडलूम हॉट में इस पहल का शुभारंभ किया। हॉट ऑन व्हील्स पहल देश की पारंपरिक बुनाई को उपभोक्ताओं के दरवाजे तक ले जाने का प्रयास है। अब आप लोग जरा कॉमेंट करके बताना कि भैया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है।
अब आ जाइए, एक और हमारा अगला पॉइंट है जो कि मैंने ये भी स्पोर्ट्स में आपको इंपॉर्टेंट तरीके से बताया था, क्योंकि पहली बार हो रहा है, क्योंकि खेलो इंडिया देखो यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया जो है कि शीतकालीन गेम होते हैं। तो अब एक नया खेल जोड़ा गया है कि प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, यानी कि वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा। इस पे विचार करते हैं। इसका आयोजन 21 से 23 अगस्त 2025 तक डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया। इस खेल उत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था और मध्य प्रदेश ने कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो ये आपको कमेंट कर मतलब इसका आंसर जो बताना है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा कि देखो भाई, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात हो रही, याद आ रहा होगा आपको कि हाँ बिल्कुल सर, ये डल झील में आयोजित हुआ था। शुभंकर इसका हिमालयन किंगफिशर था और मध्य प्रदेश ने इसमें 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 409 एथलीटों ने भाग लिया था। खेलो इंडिया वाटर फेस्टिवल में 6 खेल, जैसे रोइंग हो गया, कैनोइंग हो गया, कयाकिंग हो गया, वाटर स्कीइंग हो गया, ये सभी मुख्य रूप से खेल आयोजित हो रहे थे। और अगर आप देखोगे तो इसमें उत्तर प्रदेश को 4th रैंक प्राप्त हुई थी, जिसमें इन्होंने 2 स्वर्ण, 1 कांस्य और 2 कुल टोटल 3 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने भूमि प्रजातियों के संरक्षण के लिए श्री अन्न अभियान के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को शुरू किया? तो ओडिशा ने शुरू किया है। ओडिशा ने श्री अन्न अभियान के तहत भूमि प्रजातियों के संरक्षण और छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए एसओपी शुरू किया। यहाँ पे भूमि प्रजातियां वे पारंपरिक बीज हैं जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती हैं और इसमें कीट प्रतिरोध और जलवायु सहनशीलता के गुण होते हैं। तो ओडिशा ने जो है कि इसके तहत सबसे पहले शुरू किया है। आगे प्रश्न आपका पूछता है कि अगस्त 2025 में WHO ने किस अफ्रीकी देश को जो ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिप्नोसीमिया था, जिसे हम लोग स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, इससे मुक्त किया है? तो बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में इसको आपको पढ़ाया था, तो याद होना चाहिए। केन्या के बारे में कहा गया था, ठीक है, केन्या के बारे में। यह बीमारी संक्रमित सीसी मक्खी के काटने से होती है। ये सेसे नहीं होगा, यहाँ पे सीसी मक्खी काटने से फैलती है और ये उप सहारा अफ्रीका मुख्य रूप से पाई जाती है। केन्या इस उपलब्धि को हासिल करने वाला 10वां देश बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन ने नेशनल कैंसर ग्रिड के सहयोग से कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में कैंसर की स्क्रीनिंग, निदान, उपचार सहायता और स्वास्थ्य सेवा संचालन को मजबूत करने के लिए नवीन एआई समाधानों के विकास और कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, ये जो कैच अनुदान कार्यक्रम है इसे कौन शुरू कर रहा है? इंडिया एआई और साथ ही साथ नेशनल कैंसर ग्रिड, इन दोनों ने सहयोग के रूप में शुरू किया है इसको। यहाँ पर आप देखोगे कि यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों और नैदानिक संस्थानों वाली चयनित टीमों के प्रति परियोजना 50 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान करेगी। अगर हम कैच की फुल फॉर्म को देखना चाहें तो कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करने और कम ज्ञात पर्वतीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 97 हिमालयी चोटियों पर अगले 2 वर्षों तक पर्वतारोहियों को निःशुल्क चढ़ाई की अनुमति दी है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल में जो है कि इस तरीके के लोग अब कम जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है कि एरिया को एक्सप्लोर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट के अनुसार हम बात करेंगे कुछ कथनों पे। जैसे भारत आधिकारिक रूप से विश्व का चौथा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है और जेजू सियोल दक्षिण कोरिया विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई मार्ग है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इससे पहले कतर एयरवेज, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन थी, लेकिन यहाँ पे व्यस्ततम का जब पूछ रहा है तो जेजू सियोल सही हो जाएगा। भारत आधिकारिक तौर पे विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया मेरे भाई, चौथा नहीं है। भारत ने जापान को पछाड़ कर यह स्थान प्राप्त किया है, जिसमें मुंबई दिल्ली मार्ग विश्व का 7वां सबसे व्यस्त मार्ग बन गया, यानी कि अधिकतर लोग दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली आते हैं। विश्व के शीर्ष विमानन बाजार में अमेरिका, चीन, यूके, स्पेन है। फिर नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर शुरू किया है? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा शुरू किया गया। इसमें अगस्त 2025 में रूस यूक्रेन संघर्ष पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। एंकोरेज अलास्का, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई 2 महाशक्तियों के चीफ जब आपस में मिल रहे हैं शीर्ष प्रमुख, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है।
आगे बात करते हैं। 17 जुलाई 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया गया और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो नहीं मेरे भाई, ये केवल सतह से सतह पे मार करती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अग्नि प्राइम के बारे में, या अग्नि प्राइम कह दीजिए आप इसको, ठीक है, या फिर आप अग्नि 5 कह सकते हैं। तो यार इसके बारे में कमेंट करिएगा कि ये किस तरीके की मिसाइल है, क्या ये सतह से सतह पे, या सतह से हवा है, या हवा से हवा में, ये आपको बताना है। हालांकि इसमें पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि सतह से हवा नहीं है, ये सतह से सतह है, तो इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। पृथ्वी सेकंड सतह से सतह पर हवा मार करने वाली जो है कि मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है, लगभग 9 मीटर लंबाई है और द्रव प्रणोदक चालित है। आगे बात करते हैं। अगस्त 2025 में नागोर्नो कराबाख क्षेत्र, जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसके लिए इस डिस्प्यूट को या संघर्ष को समाप्त कर दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में शांति समझौते पर। तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया, इंपॉर्टेंट ये कि अब ये क्षेत्र पे अजरबैजान की संप्रभुता होगी, जो कि आर्मेनिया ने स्वीकार कर ली है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 1980-90 के दशक से ये विद्रोह चला आ रहा था और बहुत सारे संघर्ष हो रहे थे, जिसका हिंसा भी भड़क रही थी। तो अभी ये जो क्षेत्र है मेरे भाई, अब इस पे जो है कि संप्रभुता अजरबैजान की हो गई, आर्मेनिया पीछे हट गया है। नेक्स्ट है 12वां विश्व खेल 2025 के बारे में बात करें। इस प्रतियोगिता में पहली बार पावर बोटिंग और चीयर लीडिंग को शामिल किया गया। इस संस्करण में भारत ने कुल 3 पदकों, 1 रजत 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में 66वां स्थान प्राप्त किया। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। झारखंड में प्रस्तावित खनन पर्यटन यानी माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत किस खान से की जाएगी? तो उत्तर उरीमारी खान से शुरू किया जाएगा। अगस्त 2025 में कौन केंद्र सरकार द्वारा देश के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए? अगस्त 2025 में कौन केंद्र सरकार द्वारा देश के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जैसे मैंने बताया था ना, अजीत डोभाल तो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वहीं पे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह को अपॉइंट किया गया है, जो कि मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनीश दयाल सिंह। इनको जो है कि डिप्टी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया और वर्तमान में जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो अजीत डोभाल है। नेक्स्ट है भारत एनसीएक्स 2025 के बारे में बात करते हैं। यह एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है, बिल्कुल ठीक है, और इसका थीम है भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना। दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। 21 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत एनसीएक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कमेंट करके बताना कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहां पर है। किस संस्था ने सक्षम निवेशक अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा निवेशक के रूप में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं। 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? बिम्स्टेक का जो पारंपरिक संगीत महोत्सव है, वाराणसी, जयपुर, उज्जैन, नई दिल्ली। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यहां आप देखोगे 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा आयोजित सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग नामक इस महोत्सव में 7 बिम्स्टेक देशों की विशिष्ट संगीत परंपराओं का उत्सव किया गया, क्योंकि इसमें 7 देश हैं आपके। बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है मेरे भाई? तो 1997 में होती है। ये आपको बताना है कि मुख्य रूप से इसकी कंट्रीज कौन है। अगर मैं एक हिंट देना चाहूँ तो भारत के पूर्वी क्षेत्र से जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं आप उसका नाम याद रख सकते हो, जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस श्रीलंका हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया। तो इस तरीके के देशों को याद करिए आप इसमें। नेक्स्ट है 21 से 24 जुलाई 2025 के मध्य 20वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में बताइए जरा। तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया और इसका मुख्य विषय है सेलिब्रेटिंग 2 डिकेड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड बियॉन्ड। तो दूसरा तो सही है, लेकिन इसका जो आयोजन था वो आपके कंबोडिया में हुआ था, ना कि इंडोनेशिया में। तो 21 से 24 जुलाई 2025 के साथ 20वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन सीएम रीप कंबोडिया में किया गया था और प्रसार भारती के सीईओ और एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी ने इसमें प्रतिभाग किया था। ऑपरेशन मुस्कान 11 किस भारतीय राज्य में जुलाई 2025 में चलाया गया था? तो तेलंगाना में। ये क्या था? तेलंगाना में जुलाई 2025 के दौरान ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया गया था, जिसका उद्देश्य शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में फंसे बच्चों की पहचान करना और उनका बचाव करना और उनका पुनर्वास करना।
आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों और सार्वजनिक संस्थाओं में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया? तो ओडिशा सरकार ने इस तरीके का कदम उठाया है। 1 अगस्त 2025 को भारत में वृद्धावस्था, उभरती वास्तविकता, विकसित होती प्रतिक्रियाएं विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 11 से 21 अगस्त 2025 तक 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 कहां आयोजित किया गया था? मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत ने यह प्रतियोगिता दूसरी बार आयोजित की, इससे पहले उन्होंने 2016 में भुवनेश्वर में आयोजित की थी। वर्तमान में इसका आयोजन मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्थित होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा किया गया, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इस वर्ष की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय टीम ने इस ओलंपियाड में 5 पदक जीते, जिसमें 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था? तो ये हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है पिपरावा अवशेषों की खोज विलियम क्लॉक्सटन पेप्पे ने की और भारत सरकार ने इन अवशेषों को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की श्रेणी में वर्गीकृत किया था। तो पिपरावा आपका जो है कि यूपी के अंतर्गत है और ये अवशेष 2025 में हांगकांग में एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में सामने आए थे। तो यहाँ पे 1 और 3 तो सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए, पिपरावा अवशेष जिन्हें भगवान बुद्ध के अवशेष माना जाता है, 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरावा स्तूप में बुदाई के दौरान प्राप्त किए गए थे और यह भगवान बुद्ध का जन्मस्थान प्राचीन कपिलवस्तु माना जाता है। भारत ने इन अवशेषों को AA पुरावशेष यानी सबसे उच्चतम कानूनी संरक्षण स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। 2025 में अवशेष अचानक हांगकांग में सेतवी में थे, नीलामी के सामने आए और जिसे देखकर भारत सरकार सतर्क हुई। आगे बात करते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस तिथि को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका 7 अगस्त को। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिवर्ष 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है और ये महाराष्ट्र की शुरुआत की गई है। और ये किस लिए है? तो भारत के महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती के उपलक्ष्य पर लिया गया यह डिसीजन है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम किस देश की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है? तो ब्रिटेन की बनी है, सबसे कम उम्र की यानी 21 वर्ष की है। और देखा जाए तो कृषांग मेश्राम मूल रूप से पश्चिम बंगाल में पली बड़ी है, इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न आया है। 4 अगस्त 2025 को जारी भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के बारे में बात करेंगे। इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और यह एक राष्ट्रीय स्तर का बेंचमार्किंग उपकरण है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की प्रगति को मापता है और इस इंडेक्स में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो तीनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। इसमें 3 विषयों पर फोकस किया था, जैसे परिवहन विद्युतीकरण प्रगति होती है और दूसरा होता है चार्जिंग अवसंरचना कितनी है और EV अनुसंधान और नवाचार स्थिति कितनी है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। अगर हम फ्रंट रनर की बात करेंगे तो इसमें दिल्ली है, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ है, परफॉर्मर के रूप में कर्नाटक, तमिलनाडु है, एस्पिरेंट के रूप में आपका उत्तर प्रदेश आता है। वन रीजोन पासपोर्ट प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला लग्जरी ब्रांड कौन सा है? तो लुई वुइटन, जो कि दुबई ने व्यावसायिक संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट यहाँ पे किया गया था। रीजोन नहीं, वन फ्री जोन था। आगे देखते हैं 37वां यानी कि 37वां IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 की बात करें, इस वर्ष भारत इसमें 51वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड शीर्ष पे। देखो, जब भी प्रतिस्पर्धा रैंकिंग है, प्रतिभा रैंकिंग है, नवाचार रैंकिंग है, ये तीनों में आपको याद होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे होता है। तो दूसरा सही है। पहले वाले में देखते हैं तो पहला गलत है, क्योंकि पहले वाले में भारत को 41 रैंक दी गई है। देखिए, इस रैंकिंग में टोटल 69 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, उनकी रैंकिंग प्रदान की गई है। इस वर्ष में पहली बार नामीबिया, केन्या और ओमान को शामिल किया गया। हालांकि इस वर्ष भारत की रैंकिंग 41 नंबर पे आई, जो कि पिछले 39 से 2 स्थान नीचे गिर गई है और स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। इसके बाद सिंगापुर और हांगकांग आते हैं। फिर देखते हैं 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया प्रदान की गई थी? तो जापान में प्रदान की गई थी और जापानी संस्कृति में दृढ़ता, सौभाग्य और लक्ष्य निर्धारण की ये प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो ये रूस ने घोषणा की है कि इस मिशन में एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होगा, जिसका
प्रक्षेपण 2034 से 36 के बीच में होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। जो अभी हम लोग मोबाइल वगैरह टैबलेट पे टेम्पर्ड लगवाते हैं, उसकी जो है कि पहली यूनिट जो है कि घोषणा की गई है। और यह संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका की साझेदारी में स्थापित होगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक्स कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? ये 28 अगस्त 2025 का है। तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल 28 अगस्त 2025 को आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल अत्याधुनिक एलएलवी अडेप्टिव मोतियाबिंद उपचार प्रणाली उपयोग करके रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला भारत का पहला और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान बन गया है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। तो ये आपके पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने करंट अफेयर्स की आई दृष्टि मैगजीन हैंडरिटन नोट्स में कवर की थी, और अपडेटेड वाली भी मैंने आप लोगों को कवर कराई। लगभग मैंने आप लोगों को 900 से अधिक एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के करा दिए, वो भी बिल्कुल यूपी पीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पे जो पूछे जा सकते हैं, कि स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, ईजी प्रश्न भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं। तो हर तरीके से पढ़ा दिया है। हर तरीके की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दोनों एमसीक्यूज की। अभी भी आपके पास 2 से 3 दिन का समय है, आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने 1-2 बार क्लास को देखा हो। नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो एटलीस्ट ये वाली जो 380 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज शुरू की है मैंने, जिसमें लास्ट के 3 महीने का सबसे इंपॉर्टेंट करंट है, इसको जरूर देख लेना। ये मेरी पर्सनल सलाह रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपसे जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हो या जो भी कोई क्वेरीज हो, तो आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, वहां मैं रिप्लाई देता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।